हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीक में स्वागत है। तो आज हम एग्रोनॉमी की क्लास नंबर बात करने वाले हैं 10 की। और इस 10 नंबर की क्लास में बात करेंगे हम मक्का की खेती की, कल्टीवेशन ऑफ मेज। और यहाँ पर हम संपूर्ण जानकारी आपको हिंदी में जो है आपको देने वाले हैं। और इस एक ही वीडियो में जो आपकी मक्का की खेती है ये इसी में जो हम इसको समाप्त कर देंगे, जिसमें जो है आपको यहाँ पर हम आपको टॉपिक बताते हैं कि जो मक्का की खेती में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। जैसे आपके वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, कुल हो जाएगा, और आपके गुणसूत्र उत्पत्ति स्थान हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, प्रोटीन कितनी होती है, और इसमें दाने का प्रकार क्या होता है, और इसका मक्के का अंकुरण किस प्रकार का होता है, और इसकी हम बात करेंगे कि जलवायु किस प्रकार का चाहिए इसे, और इसकी तापमान कितना चाहिए, और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है। और हम यहाँ पर मक्के का जो वर्गीकरण है, मक्के के वर्गीकरण के बारे में भी जो है हम देखेंगे कि किस प्रकार से मक्के को कितने वर्गों में बांटा गया है। और इसकी हम बात करेंगे कि इसकी बीज दर कितनी होती है। और इसमें बात करेंगे कि खरपतवार कौन से लगते हैं और खरपतवार प्रबंधन जो है किस प्रकार से कर सकते हैं। और इसमें देखेंगे हम सिंचाई की अवस्थाएं कि मक्के की खेती के लिए सिंचाई की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे इसमें खाद और उर्वरक की मात्रा कितनी कितनी डाली जाती है। फिर बात करेंगे हम इसमें प्रमुख लगने वाले रोग जो मक्के की फसल में लगते हैं। फिर बात करेंगे कीट की, हम जो इसमें इम्पोर्टेंट कीट होते हैं कि कौन कौन से कीट मक्का की फसल को हानि पहुँचाते हैं। फिर बात करेंगे हम इसमें उपज की, किसकी उपज की बात करेंगे कि इसकी उपज कितनी प्राप्त होती है। फिर इसमें हम बात करेंगे जो आपकी मक्का होती है, जो आपकी बेबी कॉर्न होती है, और मीठा मक्का होता है कुछ, और जो आपकी पॉपकॉर्न होती है किस प्रकार से तैयार की जाती है, इनके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम आगे चलकर बात करेंगे इसकी प्रजातियों की, जो इसकी प्रजाति हो जाती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। और ये जो है आपकी प्रजाति हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिल जाती हैं। तो हम प्रजातियों के बारे में भी देखेंगे कि कौन कौन सी इसकी प्रजातियां हैं और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। फिर बात करेंगे हम इसमें मक्के में संकरण, मतलब संकरण क्रॉस कर कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिसने मक्के को जो है जो एकल संकरण वाली थी और द्वितीय संकरण वाली थी, तो ये जो आपकी उत्पत्ति की गई थी मतलब खोजी थी, तो ये किन किन वैज्ञानिकों ने इसका खोज की थी। तो इसके बारे में हम यहाँ पर संपूर्ण जानकारी जो है मक्के के बारे में आपको देने वाले हैं। तो अगर ये चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी प्रकार से हम जितनी भी आपकी क्रॉप्स हैं जो फसल उत्पादन में आती हैं, जो एग्रोनॉमी के अंदर आती हैं, वो सारे ही यहाँ पर हम करने वाली हैं। उसके बाद हम अन्य सब्जेक्ट भी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और आपको बता दें कि ये वीडियो जो आपकी, अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप उसमें थ्योरी हो और चाहे आपकी एमक्यूसी के रूप में हो, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है हर एग्ज़ाम के लिए। तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं, देर ना करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो मक्के की खेती में कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मक्के की फसल में वैज्ञानिक नाम की बात करें तो यहाँ पर वैज्ञानिक नाम हो जाता है मक्के का, तो ये हो जाता है वैज्ञानिक नाम है इसका जिया मेज। तो वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है जिया मेज, या आप बोल सकते हैं बोटनिकल नेम क्या होता है मक्के का, तो जिया मेज होता है। और कुल की बात करें, कुल क्या होता है तो आपका पोएसी और ग्रेमिनी और घास कुल। तो अब तक हमने आपकी 3 क्रॉप पढ़ी हैं, जिसमें आपकी गेहूँ पढ़ी थी हमने, और एक धान पढ़ी थी, और तीसरे नंबर की हमने आपकी मक्का पढ़ रही है। तो मक्का को जो हम यहाँ पर करा रहे हैं, तो इनका तीनों का क्या हो जाता है, आपका कुल क्या हो जाता है, तो आपका पोएसी या ग्रेमिनी या घास कुल हो जाता है। और इसमें गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम था टेट्रिकम एस्टिवम था, और धान का ओराइजा सेटाइवा था, मक्का का आपका जियामीर हो जाता है। और गुणसूत्र की बात करें तो इसमें आपके 42 गुणसूत्र थे गेहूं में, और धान में आपके 24 गुणसूत्र थे। और मक्के की बात करें तो मक्का में आपके कितने 20 गुणसूत्र हैं। तो मक्के में कितने 20 गुणसूत्र हैं। और इसमें उत्पत्ति स्थान की बात करें तो मैक्सिको इसका उत्पत्ति स्थान हो जाता है। और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो मक्का में कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, तो 70 से लेकर 77% जो है आपका मक्का में कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन की बात करें तो आपकी 10 से लेकर 12% तक, कितनी 10 से 12% जो है आपकी मक्के में प्रोटीन पाई जाती है। और प्रोटीन का नाम क्या होता है, तो जीन प्रोटीन होती है। तो मक्के में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम क्या होता है,
जीन प्रोटीन होता है। इसे आप याद रखेंगे, आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि मक्के में जो प्रोटीन पाई जाती है तो उसका नाम क्या होता है, तो जीन प्रोटीन होती है। और इसमें मक्के में जो है तेल की मात्रा कितनी होती है, तो 4% तेल की मात्रा होती है। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में जो है तेल की मात्रा पूछ ली जाती है कि मक्के में तेल की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो 4% तेल की मात्रा पाई जाती है। बात करते हैं दाने का प्रकार क्या होता है, तो कैरियोप्सिस क्या हो जाता है, कैरियोप्सिस दाने का प्रकार हो जाता है। तो मक्के का दाने का प्रकार कैरियोप्सिस होता है। हम आपको बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको क्लास में ही याद हो जाए। और इसका PDF जो इसका PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल कहाँ से मिलेगा आपको, तो नीचे आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक दी हुई है, वहाँ पर टैप करेंगे तो आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे। वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद जो है वीडियो समाप्त होने के बाद आपको वहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा ये इस वीडियो का है जो PDF है मक्का की खेती का। तो अब आगे बात करते हैं हम, आपके दाने का प्रकार हो जाता है। अब बात करते हैं पुष्पक्रम की। तो मक्के का पुष्पक्रम क्या होता है, तो पुष्पक्रम जो होते हैं आपके, एक नर पुष्प होता है, एक मादा पुष्प होता है। तो नर पुष्प का जो बोला जाता है वो टेसर होता है और मादा पुष्प को सिल्क बोला जाता है। अब एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि टेसर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो टेसलिंग बोला जाता है। टेसर निकलने की क्रिया को टेसलिंग और सिल्क निकलने की क्रिया को सिल्किंग बोला जाता है। यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अब आपको बता देते हैं कि जो टेसल क्या होता है और आपका सिल्क क्या होता है। तो चित्र के माध्यम से ये आपका चित्र है एक मक्के का जो पौधा हो जाता है। तो इसमें जो आपकी सिल्क और टेसर कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जो आपने देखा होगा मक्के में जो है इस प्रकार की 3 आपकी बालियाँ निकलती हैं। तो इन बालियों को जो है आपके इसमें फफूंदी सी होती हैं जिसको हम टेसर कहते हैं। तो टेसर इसे बोला जाता है। अब सिल्क किसे बोला जाता है, जैसे आपका भुंटा होता है या मक्का जो होता है आपका भुंटा जो होता है, उस भुंटे पर जो आपकी मूछें सी जो निकलती हैं उन्हीं को सिल्क बोला जाता है और ये मादाएं होती हैं। अब ब्रेस और प्रोसजून कौन कौन सी होती हैं, जो आपने देखा होगा मक्के के पौधे को नीचे से जो है इस प्रकार से बांधे रखती हैं। तो इस प्रकार से जो है बांधे रखती हैं, तो उसमें जो ये जड़ें जो होती हैं इन्हीं को बेस या प्रोण जड़ जो है कहते हैं। और ये जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बेस जड़ या प्रो जड़ कहाँ पर होती हैं, तो नीचे की तरफ होती हैं ये। तो आपको यहाँ से ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं हम नर पुष्प की। नर पुष्प को हटाना क्या कहलाता है, अगर हम मक्का के पौधे से अगर नर पुष्प को हटा देते तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसे डीटेसलिंग बोला जाता है। क्या, डीटेसलिंग बोला जाता है। और यहाँ पर बात करते हैं मक्के का पौधा कैसा होता है, तो उभयलिंगाश्री होता है। कैसा होता है, उभयलिंगाश्री मतलब मोनोकॉट जो होता है आपका मक्का का पौधा होता है। और एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मोनोसियस होता है, ये मोनोसियस है, मोनोसियस पौधा किस फसल का होता है, तो मक्के की फसल का जो आपकी मक्का होता है, मक्का की फसल का जो पौधा होता है वो कैसा होता है, मोनोसियस होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उभयलिंगाश्री। अब आगे बात करते हैं मक्के में नर पुष्पता जो पाई जाती है, तो इसे क्या बोला जाता है, मतलब पोटेंड्री दशा जो पाई जाती है वो किस प्रकार से होती है, तो नर पुष्प को पहले जो है विकसित होना और मादा जो मक्के में पर परागण का कारण होती है। जो नर पुष्पंजिता होती है जो हम बोलते हैं पोटेंड्री जो बोला जाता है, तो ये किस प्रकार से जो है दर्शाई जाती है, तो इसमें जो क्या होता है, नर पुष्प का तो पहले विकसित होगा और मक्के में पर परागण का कारण होता है। अब अगला है मक्के में बेस प्रो जड़, ये आपको बता दी जो नीचे की तरफ होती हैं बेस प्रो जड़ पाई जाती हैं। मक्के में अंकुरण कैसा होता है, तो अधोभूमिक जो है अंकुरण होता है, मतलब हाइपोजियल। अब अधोभूमिक और ऊपरी अंकुरण क्या होता है, तो इसको हम यहाँ पर एक बता देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो उड़द होता है, तो उड़द की दाल आपने देखी होगी। तो उड़द जब बोया जाता है, उसकी बुवाई की जाती है। बुवाई करने के बाद तो इसकी जो छुगले होते हैं या हम बोल सकते हैं जो इसके कौटिल्य होते हैं वो बीज के साथ ऊपर ही उगाते हैं, तो उसे बोला जाता है ऊपरी अंकुरण।
अब जो हाइपोजेल होता है, तो हाइपोजेल जैसे आपकी मक्का होती है, मक्के की बुवाई के बाद जिसके जो कॉटिल होते हैं वो नीचे ही जो रह जाते हैं उन्हीं को बोला जाता है अधोभूमिक अंकुरण। जैसे आपने इमली में देखा होगा, इमली में जो है बीज के साथ साथ जब पौधा जो है जमाता है, अंकुरण कराता है, तो उसके साथ कॉटिल ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो वो आपको कैसा होता है, वो ऊपरी अंकुरण होता है। मतलब वो कैसा होता है, वो ऊपरी अंकुरण होता है। और अधोभूमि अंकुरण आपका हाइपोजेल जो होता है, तो ये हो जाता है कौन, मक्का में हो जाता है। और जो इपीजेल होता है वो किस में होता है, तो वो उड़द में और आपका इमली में देखने को मिलता है। अब आगे बात करते हैं हम मक्का के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो मक्का के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे आपका तो मक्का खरीफ ऋतु की फसल है, तो आपको सबको पता होगा। और ये एक कैसा है, आपका दिवस निष्प्रभावी है, मतलब डे न्यूट्रंट प्लांट है। पादप होने के कारण इसे तीनों ऋतुओं में उगाया जा सकता है। ये जो है डे न्यूट्रंट प्लांट होने के कारण इसको तीनों ऋतुओं में जो है उगाया जा सकता है। जो आपका दिवस जो निष्प्रभावी पौधा होता है उसको तीनों जो है मौसम में उगाया जा सकता है, या तीनों ऋतुओं में उगाया जा सकता है। और ये एक C4 आपका पौधा है और परपरागत फसल है। ये जल भराव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील जो है फसल हो जाती है। अनाजों की रानी होती है, तो मक्का को क्या बोला जाता है, अनाजों की रानी भी बोला जाता है। और इसमें बात करें सभी अनाज वाली फसलों में सबसे अधिक उपज किसकी प्राप्त होती है, तो मक्का की सबसे अधिक उपज प्राप्त होती है। फसलों की ड्रोसोफिला किसे कहते हैं, तो मक्का को बोला जाता है। फसलों की ड्रोसोफिला मक्का को कहते हैं। और अविश्वसनीय फसल किसको बोला जाता है, मक्के को बोला जाता है। अब अविश्वसनीय फसल बोला क्यों जाता है मक्के को ही, तो मक्के को जो है इसकी उपज का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसलिए जो है इसको जो है अविश्वसनीय फसल बोला जाता है। और अमेरिका की रीढ़ की हड्डी जो है इसे कहते हैं, मक्का को अमेरिका की रीढ़ की हड्डी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मक्के का उत्पादन है सबसे अधिक कहाँ पर किया जाता है, तो आपका अमेरिका में ही सबसे अधिक किया जाता है, इसलिए अमेरिका को रीढ़ की हड्डी कहते हैं। और अगला पॉइंट है मक्का एक ऐसी फसल है जिसमें कल्ले नहीं निकलते हैं। तो मक्का एक ऐसी फसल है जिसमें कल्ले नहीं निकलते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी फसल है जिसमें कल्ले की मात्रा जो है कल्ले नहीं निकलते हैं, तो वो कौन सी हो जाती है, मक्का हो जाती है। तो ये आपकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। अब अगले कुछ पॉइंट हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर है जैसे मक्का मृदा कटाव को बढ़ावा देने वाली फसल है। तो मक्का कैसी है एक, तो ये कैसी हो जाती है, ये जो है मृदा कटाव को बढ़ावा देती है। मक्के के दानों में पीलापन का कारण क्या होता है, तो जियाजेंथीन के कारण आपका कैसा होता है, मक्के के दाने में पीलापन होता है। और क्रिप्टोजेंथीन के कारण भी क्या होता है, मक्के में पीलेपन का कारण होता है। किस किस के कारण, जियाजेंथीन के कारण, क्रिप्टोजेंथीन के कारण। अब अगला पॉइंट है मक्के में जीनिया दशा, कैसी जीनिया दशा पाई जाती है, तो मक्के में कैसी दशा, जीनिया दशा पाई जाती है। अगला पॉइंट है मक्के के भुट्टे में दाने की लाइनों की संख्या कैसी होती है, सम होती है। तो जैसे आपने मक्के का भुट्टा देखा होगा, अगर आप उसके लाइनों को गिनते हैं तो उसकी लाइन जो है आपकी सम ही निकलेंगी, समरूप में निकलेंगी, विषम नहीं निकलती हैं। अगला पॉइंट है मक्के में बीजों में सर्वाधिक अंकुरण 90 से 95% होता है। तो मक्के की जो फसल होती है उसके बीजों का जो अंकुरण होता है 90 से 95% तक जो है मक्के के जो है जो बीज होते हैं वो अंकुरण करते हैं। और अगला पॉइंट है रबी ऋतु में सर्वाधिक मक्का बिहार में उगाई जाती है। तो रबी के मौसम में सबसे अधिक मक्का कहाँ पर उगाई जाती है, तो बिहार में उगाई जाती है। अगला पॉइंट है विश्व में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन अमेरिका में किया जाता है। तो विश्व में सबसे अधिक मक्के का उत्पादन अमेरिका में किया जाता है। और भारत में बात करें, भारत में सबसे अधिक कहाँ पर, कर्नाटक में। तो भारत में, कर्नाटक में, और विश्व में आपका अमेरिका में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। अगला पॉइंट है मक्के में जंपिंग जीन और कूदने कूदने वाले जीन या उलझने वाले जीन जो ट्रांसस्पोज जीन की खोज जो है किसने की थी, तो बारबा मेलिंगटन ने जो है इसकी खोज की थी। और इनको जो है 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इनको 1983 में नोबेल जो पुरस्कार है वो मिला था, किसको, बार मेलिंग
जो आपके टांग होता है इनके लिए। और ये इन्होंने जो है जंपिंग जीन और कूदने फूदने वाला जीन और उलझने वाला जीन की जो है खोज की थी। तो यहाँ पर ये हो जाता। और अगला पॉइंट है आपका कि जो साइलेज है, सबसे अच्छा साइलेज किसका बनाया जाता है, तो आपका मक्के का बनाया जाता है। किसका? मक्के का सबसे अच्छा साइलेज बनाया जाता है। अब आगे देखते हैं हम आपकी यहाँ पर जलवायु। तो मक्के की फसल के लिए जलवायु की कैसी आवश्यकता होती है? तो मक्के की फसल में जलवायु आपकी गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसी? तो गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। और बात करें तापमान की, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले कि आधारीय तापमान क्या होता है, तो 8 से 10 सेंटीग्रेड तापमान जो है आपके लिए आधारीय तापमान रहता है मक्के की फसल के लिए। और औसतन तापमान मतलब पूरे जीवन भर में जो आपका तापमान चाहिए वो कितना चाहिए? आपका 26 से लेकर 32 सेंटीग्रेड तापमान। कितना? 26 से लेकर और 32 सेंटीग्रेड तक। कितना? 32 सेंटीग्रेड तापमान तक चाहिए पूरा औसतन तापमान। तो मक्का की फसल के लिए तापमान यहाँ पर ये हो जाता है और जलवायु भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपसे थ्योरी में पूछा जाता है तो जिस प्रकार के आपके पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को आप लिख लेंगे। और अगर इसी प्रकार से लिखाते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, चाहे आप यूपी बोर्ड में हैं और चाहे आप बीएससी कर रहे हैं। मतलब लिखित एग्ज़ाम में, आप थ्योरी के एग्ज़ाम में इस प्रकार से भी कर देंगे, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मक्के का वर्गीकरण। तो यहाँ हम देखते हैं मक्के का वर्गीकरण। तो मक्के के वर्गीकरण की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेज, जैसे नंबर पहले की देखते हैं डेट कॉर्न। तो आपकी एक मक्का होती है डेट कॉर्न, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है? जिया मेज वैरायटी हो जाती है इंडेंट टाटा हो जाती है। तो आपका डेट कॉर्न का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जिया मेज वैरायटी इंडेंट टाटा हो जाती है। और ये जो है यूएसए में उगाई जाती है। तो इसकी खेती कहाँ की जाती है? तो यूएसए में इसकी खेती की जाती है। दूसरी है फील्ड कॉर्न, जिया मेज वैरायटी इंडोराटा हो जाती है और ये भारत में उगाई जाती है। तो इसे आप इम्पोर्टेंट लगा लेंगे, ये जो है आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। फ्लंट कॉर्न क्या हो जाती है? जिया मेज वैरायटी इंडोराटा हो जाती है, जो भारत में उगाई जाती है। पॉपकॉर्न क्या होते हैं? जिया मेज वैरायटी इवाटा हो जाती है, जो पॉपकॉर्न तैयार करने के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं। अगला चौथा नंबर है आपका जो पॉड कॉर्न, तो जिया मेज वैरायटी ट्यूनिकाटा हो जाती है। ट्यूनिकाटा दाने के ऊपर हल्की झिल्ली नुमा परत होती है। किसके? दाने के ऊपर हल्की झिल्ली नुमा परत किसके ऊपर होती है? जो पॉड कॉर्न होती है, जिसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है जिया मेज वैरायटी ट्यूनिकाटा हो जाती है। 5 नंबर आपकी स्वीट कॉर्न जिसका वैज्ञानिक नाम होता है जिया मेज और वैरायटी सेकेराटा हो जाती है और भुट्टा खाने के रूप में जो है इसका प्रयोग करते हैं। अगली 6 नंबर है आपकी जो सॉफ्ट फ्लोर कॉर्न, जिया मेज वैरायटी इमाइलेशिया इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता। और इमाइलेज और एमाई जो लेक्टिन्स एंजाइम की अधिकता इसमें होती है आपकी किसमें? सॉफ्ट और फ्लो कॉर्न में। अगली 7 नंबर आपकी बेक्सी कॉर्न का वैज्ञानिक नाम जिया मेज और सेरीटीना हो जाती है। और ये बेक्स मोम तैयार किया जाता है। तो इससे क्या किया जाता है? बेक्स और मोम जो है तैयार किया जाता है और ये जो है चीन में सबसे अधिक उगाया जाता है। तो जो बेक्सी कॉर्न है ये कहाँ पर उगाया जाता है? तो सबसे अधिक इसकी खेती कहाँ की जाती है? तो चीन में सबसे अधिक इसकी खेती की जाती है। तो यहाँ पर ये आपका वर्गीकरण होता है कंप्लीट। अगर आपसे यूपी बोर्ड में या आपके थ्योरी में किसी में भी पूछ ले कि मक्के का जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, तो आप इस प्रकार से लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब आगे बात करते हैं हम आपकी बीज दर की। तो मक्के की फसल के लिए बीज दर कितनी मात्रा में चाहिए? तो बीज दर की बात करें तो अगर आप संकर मक्का की बुवाई करते हैं तो संकर मक्का की बुवाई 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यक रहती है संकर मक्का के लिए। और संकुल मक्का के लिए 18 से 20 क्विंटल। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने उनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो आपको यहाँ से आपकी मक्का की फसल से बीज दर के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपकी संकुल मक्का हो जाती है 18 से 20। रबी की ऋतु की जो आपकी रबी में जो बुवाई की जाती है उसके लिए 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यक रहती है। अगर चारे के लिए बुवाई करते हैं तो 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर।
और बेबी कॉर्न मक्का है, अगर उसकी बुवाई करते हैं तो 22 से लेकर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है आपके बीज दर की आवश्यकता होती है। और स्वीट कॉर्न है तो स्वीट कॉर्न के लिए 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर डिबलर द्वारा बुवाई करते हैं तो 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। तो डिबलर द्वारा 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। तो बीज दर को एक बार और जल्दी से रिपीट कर लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपका। तो संकर मक्का के लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, संकुल मक्का के लिए 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। रबी ऋतु जो बुवाई की जाती है उसमें 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। चारा हेतु के लिए आपके 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर बेबी कॉर्न मक्का की बुवाई करते हैं तो 22 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर स्वीट कॉर्न की अगर बुवाई करते हैं तो 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर डिबलर द्वारा बुवाई करते हैं तो 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो यहाँ से आपकी ये बीज दर होती है कंप्लीट। अब आगे बात करते हैं हम फसल अंतरण का। अगर फसल अंतरण को हम यहाँ पर देखें तो फसल अंतरण की देखें, अगर सिंचित क्षेत्र में बुवाई करते हैं तो 60 × 25 सेंटीमीटर, जिसमें आपके अगर इसके हिसाब से हम देखते हैं तो 66,700 पौधे जो है 1 हेक्टेयर में लग जाते हैं। और असिंचित क्षेत्र में 45 × आपका 20 सेंटीमीटर। अब पौधों की संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है, तो अगर आप किसी भी फसल में पौधों की संख्या निकालते हैं तो पौधों की संख्या क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में और अंतरण मीटर में लिखकर उसकी मल्टीप्लाई कर कर जो है हम यहाँ पर इसका जो जितने भी 1 हेक्टेयर में पौधे लगते हैं उनको हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से निकाल लेते हैं। अब फसल अंतरण हो जाता है आपका। अब देखते हैं बुवाई की गहराई, तो 3 से 5 सेंटीमीटर पर मक्के की बुवाई की जाती है। बुवाई का समय देखें तो जून जुलाई जो है आपका क्या हो जाता है, मक्के की बुवाई के लिए उपयुक्त समय रहता है। कौन सा, जून जुलाई। अब आगे हम बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन की। तो खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो इसमें शाकनाशी, तो शाकनाशी प्री इमरजेंस के रूप में दिया जाता है बुवाई के बाद व अंकुरण से पूर्व। तो किसका, सिमाजीन और एट्राजीन का प्रयोग करते हैं। किसका, प्री इमरजेंस के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, सिमाजीन और एट्राजीन का प्रयोग करते हैं। अब आगे बात करते हैं हम इसकी सिंचाई के बारे में कि मक्का की फसल के लिए सिंचाई और जलमांग की आवश्यकता। अगर सबसे पहले देखें तो मक्के की फसल के लिए जो जलमांग है वो कितनी आवश्यक रहती है, तो 500 से लेकर 800 mm जलमांग इसके लिए उपयुक्त रहती है मक्का की फसल के लिए। बात करते हैं सिंचाई, तो सिंचाई किस प्रकार से की जाती है, तो कुण विधि के द्वारा इसकी सिंचाई की जाती है। तो मक्के की फसल में कुण विधि के द्वारा सिंचाई करते हैं। अब सिंचाई की अवस्थाओं के बारे में बात करें तो टेसलिंग और सिल्किंग अवस्थाएं, 2 अवस्थाएं होती हैं जो क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। तो इसमें सिंचाई कब कब की जाती है वो हम देख लेते हैं। जैसे यदि एक ही सिंचाई करनी है तो टेसलिंग अवस्था पर कर ली जाती है। तो टेसलिंग अवस्था पर किस समय की जाती है, अगर एक ही किसान के पास सिंचाई करने के उपलब्ध साधन है तो उसमें आपकी टेसलिंग अवस्था पर कर देते हैं। यदि 2 सिंचाई की आवश्यकता है तो टेसलिंग और सिल्किंग अवस्था पर जो है सिंचाई की जाती है। किस पर, टेसलिंग और सिल्किंग अवस्था पर सिंचाई की जाती है। तो ये हो जाती है आपकी सिंचाई। अब आगे बात करते हैं हम आपकी खाद और उर्वरक की। तो यहाँ पर खाद और उर्वरक देखें हम, तो खाद और उर्वरक के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर FYM, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं फार्म यार्ड जो मैन्योर होती है इसके बारे में। तो यहाँ पर देखें तो आपकी जो देसी खाद होता है या गोबर की सड़ी हुई खाद होती है तो उसकी मात्रा कितनी, 10 से 15 टन आपका इसका प्रयोग करते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अब उर्वरक की बात करें तो उर्वरक आपकी जो संकर, संकुल और उच्च पैदावार वाली जो किस्में हैं इनके अनुसार इसका उर्वरक जो प्रयोग किया जाता है वो अलग अलग प्रकार से उसे हम देख लेंगे। जैसे अगर संकर मक्का है तो उसके लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। अगर संकुल मक्का है तो उसमें 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। अगर उच्च पैदावार है तो उसमें 125 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और पोटास की मात्रा 75 किलोग्राम जो है डाली जाती है। तो यहाँ से ये उर्वरक जो है आपके संकुल और संकर मक्के में और उच्च पैदावार में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं तो ये आपने यहाँ पर देख लिया। अब आगे बात करते हैं मक्के में जो है
जिंक की कमी का सूचक पौधा होता है। तो मक्का कैसा होता है, तो जिंक की कमी का जो सूचक पौधा होता है। और जिंक सल्फेट इसमें 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुवाई के समय पर प्रयोग करते हैं। तो मक्का की फसल में जो है जिंक सल्फेट का प्रयोग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है बुवाई के समय पर प्रयोग करते हैं। और मक्के में फास्फोरस की कमी से पत्तियां बैंगनी रंग में जो है बदल जाती हैं। तो फास्फोरस की कमी से मक्के की जो पत्तियां होती हैं वो बैंगनी रंग में बदल जाती हैं। अब आगे बात करते हैं मक्के में लगने वाले प्रमुख रोग। तो रोग कौन कौन से हो जाते हैं, रोग की बात करें जैसे नंबर 1 हो जाता है सफ़ेद कली का विकार। तो सफ़ेद कली का विकार जो होता है इसे देख लेते हैं वाइट वर्ड जो डिसऑर्डर्स होता है। तो ये जिंक की कमी के कारण मक्के में दैहिक विकार होता है। किसके कारण, तो मक्के में लगता है, किसके कारण लगता है, तो जस्ता या जिंक की कमी के कारण लगता है। अब इसका प्रबंधन या रोकथाम किस प्रकार से करेंगे, तो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिंक सल्फेट का प्रयोग, किसका, जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं, ZnSO4 का प्रयोग करते हैं। तो इससे जो है इसे रोका जा सकता है जो सफ़ेद कली का रोग होता है। अब आगे बात करते हैं सेकंड नंबर हो जाता मृदु रोमित आसिता, जो आपका हो जाता मिलू जो डाउन मिल्ड्यूल होता है। तो ये कवक के द्वारा होता है, पर्नोस्पोरा माइड्रीस के द्वारा होता है। और प्रबंधन इसका कापर युक्त कवकनाशी का प्रयोग जैसे बोडो मिक्सर का प्रयोग किया जाता है। तो इसके द्वारा मृदुल रोमित आसिता को रोका जा सकता है पर्नोस्पोरा माइड्रीस के द्वारा। अब इसमें इम्पोर्टेंट आता है आपका जो कीट होते हैं। तो इसमें मक्का की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं, एक फेल आर्मी वर्म लगता है। तो कौन सा, जो फेल वर्म जो आर्मी वर्म होता है ये लगता है आपका। तो जो फल्म आर्मी वर्म होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो स्पेडोफिटेरा। और फ्यूजी जो फेड़ा होता है इसका वैज्ञानिक नाम। और सेकंड जो आपका होता है स्टेक वर्म जो पिंक वर्म होता है जिसे बोला जाता है तना छेदक। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, चीलो पर्टिकस होता है, क्या, चीलो पर्टिकस होता है। और लक्षण इसके डेड हार्ट जैसे इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये इसमें प्रमुख लगने वाले 2 आपके कीट थे। तो इन्हें आप देख लेंगे और यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कीटों से आपका। अब बात करते हैं उपज की। तो मक्के की उपज की बात करें तो उपज कितनी प्राप्त होती है, तो संकर मक्का है, अगर संकर मक्के में उपज जो आपकी 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है प्राप्त हो जाती है। अगर संकुल मक्का है तो उसमें 40 से आपके 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 50 किलोग्राम क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो उपज प्राप्त होती है। और चारा है, अगर चारा के रूप में उगाते हैं तो उसमें 300 से 400 क्विंटल जो आपके प्रति हेक्टेयर जो है चारा प्राप्त हो जाता है। अब आगे बात करें भंडारण। तो मक्के की फसल के लिए भंडारण 10 से 12% नमी की आवश्यकता होती है। तो 10 से 12% नमी पर जो है मक्के को भंडारण किया जाता है। अब मेज सेलर होता है एक, तो मेज सेलर के बारे में हम यहाँ से देखेंगे। तो मेज सेलर क्या होता है, तो मेज सेलर की बात करें हम तो भुट्टे से दाना निकालने की मशीन होती है एक। तो ये आपकी एक मशीन है और जो आपने देखी होगी जो पॉपकॉर्न जो निकाले जाते हैं वो आपकी मशीन होती है। तो इसमें क्या होता है, तो पॉपकॉर्न किस प्रकार से प्रयोग किया, मतलब जो है पॉपकॉर्न तैयार किए जाते हैं। तो भुट्टे की जो तुड़ाई की जाती है सबसे पहले, और अधिक नमी अवस्था पर जो है भुट्टे की तुड़ाई कर लेते हैं। और बनाने की प्रक्रिया आपकी पोपोइंग कहलाती है। बनते कैसे हैं, तो ये आपका एक ओवोइन होता है। तो ये मक्के के दाने होते हैं। ये ओवन जो होता है ना, ओवन में तापमान कितना रखा जाता है, 173 से 175 सेंटीग्रेड तापमान जो है रखा जाता है। तो ये एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि पॉपकॉर्न तैयार करने के लिए जो आपकी मशीन होती है ओवन का तापमान कितना रखा जाता है, तो 173 से 175 सेंटीग्रेड तापमान रखा जाता है। और मक्के के दाना कैसे होते हैं, ये इसमें चटकेंगे और फटकेंगे तो इसके अंदर ही ओवन के अंदर ही ये चटक जाते हैं और पॉपकॉर्न के रूप में ये तैयार हो जाते हैं। अब आगे बात करते हैं स्वीट कॉर्न मतलब मीठी मक्का के बारे में। तो मीठी मक्का के बारे में देखें तो इसकी प्रजातियां हो जाती हैं मीठी मक्का की, प्रिया हो जाती है, एक माधुरी हो जाती है, एक सुगरी 75 हो जाती है, एक बिन ऑरेंज हो जाती है। तो बिन ऑरेंज और सुगरी 75 माधुरी प्रिया ये आपकी मीठी मक्का की वैरायटी हो जाती है। और मीठेपन का कारण क्या होता है, शुगर आपकी 10 से लेकर 32% तक जो है आपकी इसमें देखी जाती है। और इसमें जीन हो जाता है आपका SH जीन जिसे खोजा था EJ देसाई द्वारा।
और इसकी तुड़ाई जो की जाती है मीठी मक्का की 70% नमी दाने में जो है बुवाई के समय जो है प्रयोग कर लेते हैं। मतलब एक तरीके से देखें हम तो 70 से लेकर 75 दिन के बाद बुवाई करने के बाद इसकी तुड़ाई कर ली जाती है कच्ची अवस्था में ही मक्का की। तो मीठी मक्का ये इस प्रकार की मक्का होती है जो स्वीट कॉर्न होती है। अब बात करते हैं हम आपकी बेबी कॉर्न मक्का। तो बेबी कॉर्न मक्का के बारे में देखें हम तो यहाँ पर बेबी कॉर्न हो जाती है तो सिल्क निकालने के 1 से 3 दिन बाद जो निर्मित हुए क्लोव की तुड़ाई करते हैं। तो सिल्क निकलने के 1 से 3 दिन बाद जो निर्मित हुए जो आपकी क्या होती है कोब होती है उसकी तुड़ाई कर लेते हैं। यूएसए व यूरोप में इससे सब्जी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और बुवाई करने से लेकर 60 दिन के भीतर इसकी तुड़ाई कर लेते हैं। तो इसकी तुड़ाई कब कर लेते हैं? बुवाई करने के 60 दिन के भीतर। और बेबी कॉर्न जो मक्के की खेती सर्वप्रथम इंग्लैंड में शुरू की गई थी और इसकी प्रजाति है वो प्रकाश और पार्वती की इसकी वैरायटी हैं। तो ये बेबी कॉर्न मक्के की वैरायटी है, सबसे पहले इंग्लैंड में उगाया गया था और बुवाई के 60 दिन के भीतर इसे तोड़ लिया जाता है और यूएसए व यूरोप में इसे जो है सब्जी के रूप में भी प्रयोग करते हैं और सिल्क निकलने के 1 से 3 दिन बाद इसमें जो है कोव का निर्मित होता है जिसे तोड़ लिया जाता है। अब आगे बात करते हैं हम प्रजातियों की। तो मक्के की यहाँ इम्पोर्टेंट वैरायटियों के बारे में बात करेंगे। तो वैरायटियों के बारे में देखें तो सबसे पहले आपकी फर्स्ट संकर प्रजाति। तो फर्स्ट संकर वैरायटी कौन सी होती है? तो गंगा फर्स्ट जो 1961 में जो AICRP द्वारा जो है विकसित की गई थी। किसके? तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट के द्वारा विकसित की गई थी गंगा फर्स्ट वैरायटी जो आपकी संकर प्रजाति थी। सबसे पहले AICR किस फसल पर बनाया गया था? तो मक्के पर बनाया गया था 1957। और AICRP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। बात करें संकर प्रजाति तो संकर प्रजातियों की कौन कौन सी किस्में हैं? तो हाई स्टार्च हो जाती है, डेक्कन हो जाती है, रंजीत हो जाती है, गंगा 101 हो जाती है, गंगा 105 हो जाती है। तो गंगा 105, गंगा 101, रंजीत, डेक्कन, हाई स्टार्च ये संकर प्रजातियाँ हो जाती हैं किसकी? मक्के की। संकुल वैरायटी के बारे में बात करें कंचन, विजय, किसान और आशा। कंचन, विजय, किसान, आशा किसकी हो जाती हैं? संकुल प्रजाति हो जाती हैं। देसी प्रजाति की बात करें तो जौनपुर पीली हो जाती है, जौनपुर सफ़ेद हो जाती है, मेरठ पीली हो जाती है और मेरठ सफ़ेद। तो मेरठ सफ़ेद, मेरठ पीली, जौनपुर आपकी सफ़ेद और जौनपुर पीली ये देसी प्रजातियाँ हो जाती हैं। सफ़ेद दाने वाली कौन कौन सी हो जाती हैं? तो हाई स्टार्च, माही धवल। हाई स्टार्च और माही धवल कैसी हो जाती हैं? सफ़ेद दाने की प्रजातियाँ हो जाती हैं। शुष्क भूमि के लिए आपकी कौन कौन सी वैरायटी उपयुक्त हैं? तो माही, कंचन, माही धवल, प्रताप, मक्का 6। प्रताप, मक्का 6 और माही धवल, माही कंचन ये शुष्क भूमि के लिए जो है उपयुक्त रहती हैं। अब आगे बात करते हैं हम HQPM प्रजातियाँ मतलब हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज जिसमें जीन हो जाता OPEC 2। तो ओपेक जो 2 है जीन वो किस में पाया जाता है? मक्के में पाया जाता है। अब इसे विकसित जो है आपका कहाँ पर? विश्व में बात करें तो डॉक्टर SK बंसल द्वारा 2000 में जो है इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। किसको? SK बंसल को। और विश्व में इसे खोजा था और भारत में आपका साईं दास ने इसे खोजा था। किसने? साईं दास ने। और सामान्य मक्के में लाइसिन व ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल की क्या होती है? कमी पाई जाती है। और HQPM मतलब हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज मक्का में लाइसिन व ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? तो इसमें जो है लाइसिन व ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आपका मक्के में पाया जाता है। अब आगे बात करते हैं मक्के में संकरण। तो संकरण की बात करते हैं यहाँ पर। तो संकरण किस प्रकार से किया गया? तो इसमें जो आपका एकल संकरण तकनीकी थी और द्वय संकरण तकनीकी थी। तो इसमें सबसे पहले बात करें तो एकल संकरण की खोज किसने की थी? तो एकल संकरण की जो खोज की थी वो की थी आपकी तो EM ईस्ट
और आपका GS खुश ने 1910 में। तो ES आपके क्या हो जाती है, तो यहाँ पर हो जाती है EM ईस्ट, और GH सुल ने जो है 1910 में इसकी खोज की थी। और इसमें एक प्रजाति थी आपकी पारस, और इसमें क्रॉस कराकर जो है ये तैयार की गई थी पारस वैरायटी। द्वितीय संकरण में तकनीकी कौन सी हो जाती है, डॉक्टर DF जॉनसन ने 1920 में इसे खोजा था, और इससे F2 जो जनरेशन में जो है नई वैरायटी उत्पन्न होती है। जैसे आपकी सरताज हो जाती है, और शरदमणि हो जाती है, लक्ष्मी हो जाती है। लक्ष्मी ऐसी वैरायटी है जिसे रवि ऋतु में भी उगाया जाता है, और मिनी गार्ड हो जाती है, मिनी गार्ड हो जाती है। तो ये आपकी वैरायटी हो जाती हैं धान की फसल की, जो मक्के में संकरण से उत्पन्न की गई थी। तो यहाँ पर जो है हमने जितने भी आपको शुरू में टॉपिक बताए थे, उन टॉपिकों की हमने सारे की यहाँ पर बात कर ली है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, और जिन्होंने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर का कंटेंट मिलने वाला है। और आपको जल्दी ही एक आपको UPGK की वीडियो मिलने वाली है, जो एकदम दमदार होगी। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे UPGK में, तो आप वहाँ से क्वेश्चन बना लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने मक्के की खेती के बारे में बात की थी। किसकी? मक्का की खेती के बारे में यहाँ पर हमने बात की थी। तो ये हमने आपको कंप्लीट करा दी है। तो हमने 3 क्रॉप करा दी आपको, एक गेहूं की, एक धान की, एक मक्के की। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो चैनल पर जाकर ज़रूर देख लेंगे। तो अगली वीडियो हम बात करेंगे ज्वार की खेती। तो ज्वार की खेती के बारे में हम जो है अगली वीडियो नंबर हम 11 में बात करने वाले हैं। यहाँ तक हमने 10 वीडियो करा दी हैं। तो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको दोस्तों को सभी को हेल्प मिल सके। तो इसी तरह से हम मिलेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।